हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। व्हाई आईएमएफ वाज क्रिएटेड। और आईएमएफ जो है, जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो उसके पहले इतने लेंदी शर्तें क्यों रखता है। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो आईएमएफ का रेलिवेंस क्या है, क्योंकि इसमें बार बार एक्यूजेशन लगाया जाता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा काम करता है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। व्हाट इज बेल आउट। बेल आउट का सिंपल मतलब क्या होता है। जब कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो जाए और उसमें जो भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उसी को बोलते हैं बेल आउट पैकेज। और बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। बैंकरप्ट होने का मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है या जो कंट्री है वो जो सारे लोन लिए थे उस लोन को वो देने में क्या हो गया है, असमर्थ हो गया है। उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी बोलते हैं। कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जब अपने लिए हुए लोनों को देने में क्या हो जाए, अनेबल हो जाए, उसके पास पैसा नहीं है कि वो लोन को क्या कर सके, रीपे कर सके, ऐसे सिचुएशन में उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। और इस सिचुएशन में जो भी उसको हेल्प, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उसी को बोला जाता है बेल आउट पैकेज। तो द ग्रेट क्वेश्चन इज, आईएमएफ क्रिएट क्यों किया गया था। जब भी कोई कंट्री अपने करेंसी को डीवैल्यू करता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे कंट्री में क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है। मतलब वो जो भी बनाएगा सामान वो चीपर हो जाएगा और ज्यादा बना के क्या करेगा, बेचेगा। तो ये जो प्रैक्टिस था, इस प्रैक्टिस के कारण बहुत सारे जो कंट्रीज थी वो समस्याओं में जुड़ी। और इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा सिचुएशन देखा गया कि जितने सारे कंट्री वो क्या कर रही है, अपने अपने तरीके से अपने यहाँ के करेंसी को क्या कर रही है, डिवैल्यू कर रही है। तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा बॉडी नहीं था जो मॉनिटर कर सके। तो फाइनली 1944 में आईएमएफ क्या हुआ, क्रिएट किया गया। कहाँ पे, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज के जो मेंबर थे वो बैठे। उन्होंने ही क्या किया, आईएमएफ का क्रिएशन किया। हालांकि आईएमएफ ही क्रिएट नहीं हुआ था उस वक्त, जो वर्ल्ड बैंक है वो भी क्रिएट किया गया था। और आईएमएफ का काम क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ये करेंसीज की डिवैल्यूएशन हो रही है उस पे कड़ी से कड़ी नजर रख सके और एक फेयर सिस्टम ऑफ जो कंपटीशन है उसको क्रिएट किया जा सके। बट अगर आप देखो तो आने वाले दिनों में क्या हुआ है कि इसका जो रोल है वो क्या हुआ है, बहुत काफी हद तक चेंज हो गया है। जैसे कि आज के दिन में अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख काम क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो उसके बाद क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को क्या करें, ग्रो करें पॉजिटिवली। उसके बाद इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड है वो क्या हो, वो बढ़े। जब ट्रेड बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी भी क्या होंगी, राइज होंगी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिसेंट है, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। और आज के दिन में अगर आप देखो तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इसके पास इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि यह $1 ट्रिलियन के आसपास क्या कर सकता है, अपने मेंबर कंट्रीज को मनी लेंड कर सकता है। रिमेंबर दैट, ये ओनली वन कंट्री को 1 ट्रिलियन नहीं दे सकता, बल्कि एक समय में 1 ट्रिलियन दे सकता है बहुत सारे कंट्रीज को। अगर आप रिसेंट में देखें तो सबसे ज्यादा जो लोन लिया है वो कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना हो गया, इजिप्ट हो गया, यूक्रेन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $32 बिलियन का जो लोन है वो अर्जेंटीना अभी तक ले चुका है। उसके बाद अगर पाकिस्तान को देखो तो $7 बिलियन के आसपास ये लोन ले चुके हैं और अभी भी ये क्या है, लाइन में लगे हुए हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोन मिले। ये कंट्रीज तभी लोन लेती हैं जब इनके यहाँ कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो बेसिकली ये डिस्ट्रेस क्यों पैदा हो जाता है, क्योंकि देखो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें डिफॉल्ट होता है, जिसके वजह से वहां का जो फॉरेन करेंसी है वो फेडअप हो जाता है। और उस कंट्री के पास इतना भी फॉरेन करेंसी नहीं होता है कि जो भी वो इसेंशियल आइटम को मंगा सके, या जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उसने लोन ले रखा है उसको क्या कर सके, रीपेमेंट कर सके। ऐसे ऐसे हाल में वो लोग क्या करते हैं, आईएमएफ से हेल्प मांगते हैं और खास करके जो मेंबर कंट्री है उन्हीं को ये हेल्प दिया जाता है। तो आपके मन में सवाल होगा कि आईएमएफ के पास इतना ज्यादा पैसा आया कहां से। तो सिंपल सी बात है, ये एक कोऑपरेटिव की तरह काम करता है। मतलब जितने सारे मेंबर कंट्री जब इसके मेंबर बनते हैं तो क्या करते हैं, कुछ पैसे लेके यहाँ पे आते हैं मेंबर बनने के लिए। और वो पैसा यहाँ पे एसडीआर के फॉर्म में जमा होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। और इसमें 5 जो करेंसी है वर्ल्ड के उसे रखा गया है। जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश हो गया, उसके बाद चाइनीज युआन हो गया, उसके बाद जापानीज येन हो गया। ये इसके परसेंटेज है, जैसे कि 43% के आसपास क्या है, यूएस डॉलर है। 29% के आसपास क्या है, यूरो है। और ये इतना परसेंटेज में ये 5 जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं इनके फॉर्म में रखा जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, पूल ऑफ द फंड है। जो मेंबर कंट्रीज वो क्या करते हैं, यहाँ पे लाके जमा करते हैं और फ्यूचर में जब कंट्री जो इनके मेंबर कंट्रीज अगर डिफॉल्ट कर जाए तो वहां पे ये क्या करता है,
एक तरह से असिस्टेंट की तरह काम करता है, उन्हें हेल्प देता है। तो ये जब भी हेल्प करता है तो ये हेल्प करने से पहले बहुत सारे डिफिकल्ट कंडीशंस भी देता है, जैसे कि आपसे बोलता है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करो अपने इकोनॉमी में, और इस चेंजेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी वहां पे सिविल अनरेस्ट होने लगता है। जरूरी नहीं है कि ये जितने सारे कंडीशंस दिए गए हैं यही हर कंट्री के लिए हो, कंट्री के सिचुएशन के अनुसार ये कंडीशंस बदल भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि आप अपनी कंट्री के एक्सपेंडिचर को कट करें और अपने रेवेन्यू को क्या करें, रेज करें। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं अभी करंट में, तो आप देख सकते हैं कीनिया का। कीनिया में भी यही कंडीशन था कि आप एक्सपेंडिचर को कट करो और अपने रेवेन्यू को क्या करो, रेज करो। रेवेन्यू को रेज करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, और टैक्स के बढ़ने की वजह से आज के दिन में क्या हो रहा है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट रूप से अभी भी कंटिन्यू है। तो ये आप देख सकते हो न्यूज में। सेकंड पे क्या है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी कि उस कंट्री से बोला जाता है कि आप अपने करेंसी को क्या करें, डीवैल्यू करें, ताकि आपका एक्सपोर्ट क्या हो, चीपर हो, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकें, एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फॉरेन करेंसीज मिलेंगी, और जब आपको फॉरेन करेंसी मिलेंगी तो आप क्या होंगे, अपने डेट को पे कर पाएंगे, और जो इसेंशियल्स है उसको भी इंटरनेशनल मार्केट से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि वहां की जो पॉलिसी है वो इस तरह से सेट किया जाए ताकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं वो आपके यहाँ आके काम कर सके। जो कि अगर आपको याद हो तो 1991 में इंडिया भी बेल आउट पैकेज मांगा था, किससे, आईएमएफ से। और उस वक्त आईएमएफ ने इंडिया के सामने जो कंडीशंस थे वो रखे थे, जिसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी जो है एलपीजी यानी एलपीजी रिफॉर्म लाई थी, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत बहुत सारे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो इंडियन इकोनॉमी में की गई थी, और लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास हमने उनसे असिस्टेंस लिया था। उसके बाद है बैलेंसिंग बजट, यानी कि जब बजट बनेगा तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कट करें। उसके बाद ये थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब भी सब्सिडीज रिमूव करने की बात की जाती है तो सबसे पहले समझो कि सब्सिडीज दी किसे जाती है। जो भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन होता है, जिस कंट्री में पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, पॉवर्टी लाइन जरूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में जो डिफाइन होता है वही है, पॉवर्टी लाइन इन द सेंस कि जो पुअर फैमिलीज हैं उन्हें क्या दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है, ताकि वो जो पुअर फैमिली है धीरे धीरे क्या हो, ऊपर उठ सके। और ऐसे में जो आईएमएफ है वो क्या बोलता है कि आप सब्सिडीज ना दें, तो ऐसे में गवर्नमेंट और आईएमएफ के ऑफिशियल से क्या होता है, टसल होता रहता है। और ये खास करके जो लो इनकम कंट्री हो गया या मिडिल इनकम कंट्री होगा उन्हीं पे ये कंडीशन लगाया भी जाता है। उसके बाद है कि आप अपने गवर्नेंस को इंप्रूव करें, उसके बाद आपके यहाँ जो भी करप्शन है उसको फाइट करें। और उस कंट्री में अगर करप्शन ज्यादा है तो मतलब वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो पब्लिक रिसोर्स हैं अपने हित में यूज करते हैं, जिसके वजह से वहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो द आईएमएफ प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड वर्क विथ गवर्नमेंट्स टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग। मतलब यह है कि जब आईएमएफ कोई भी बेल आउट पैकेज देता है तो इसमें क्या करता है, वो एक ही बार में वो बेल आउट पैकेज को रिलीज नहीं करता है, वो इंस्टॉलमेंट्स में देता है, और देखता है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स है वो जिस पर्पस के लिए दिया गया था उस पर्पस पे यूज हुआ है या नहीं। अगर वैसा वो कंट्री यूज नहीं करता है तो आईएमएफ जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स होगा या बाकी के जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे उसको क्या करेगा, रोक देगा। और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है इसे, क्योंकि ये लोग मॉनिटर करते हैं उस कंट्री के हर एक्टिविटी को। अगर वो कंट्री सच में रीपे करने के योग्य नहीं काम कर रहा है तो उसे ये लोग असिस्टेंस नहीं देते हैं। तो इनके क्रेडिट लाइन्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये जो 4 है वो बहुत ही क्या है, प्रमुख है। तो उसमें पहला क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन किसे दिया जाता है, दिस इज यूजुअली गिवन टू कंट्रीज वेल बिफोर दे गेट इनटू ट्रबल। यानी कि जो प्रॉब्लम से पहले इन्हें दिया जाता है, कि लग जाता है कि प्रॉब्लम ये घुसने वाला है। उसके बाद पीएलएल यानी प्रिकॉशनरी लेंडिंग, दिस इज फॉर कंट्रीज दैट आर बिगिनिंग टू गेट वीक। जब कमजोरी का शुरुआत होता है तभी उन्हें ये क्या दे दिया जाता है, ये टैबलेट दे दिया जाता है पैकेज के रूप में। उसके बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट, दिस इज फॉर कंट्रीज दैट आर क्वाइट वीक बट कैन रिस्क्यू क्विक। ये एक तरह से इंस्टेंस होता है। इंस्टेंट मतलब कि जस्ट किसी कारण की वजह से जस्ट कंट्री जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया और उसको क्या किया गया, तुरंत इसको हैंड होल्डिंग की तरह काम किया गया और फट से ये बाहर आ गया। और ये जो लास्ट है जिसे हम बेल आउट पैकेज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में दिया जाता है। जो कंट्रीज डिफॉल्ट कर गई हैं या उनके यहाँ सोवरेन डेट क्राइसिस से गुजर रही हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, ये बड़ा वाला पैकेज दिया जाता है। दिस इज फॉर कंट्रीज टू स्क्रूड अप एंड रिक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म हेल्प। और इसके थ्रू जैसे कि एग्जांपल क्या है, इंडिया भी एग्जांपल है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद अर्जेंटीना है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसको ये पैकेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कंट्री रियली में स्क्रूड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर डेट एंड
और डेट के साथ साथ उनके पास इतना एनफ फॉरेन करेंसी नहीं होती है कि इसेंशियल आइटम्स को भी क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, जिसके वजह से उनको क्या दिया जाता है, ये लास्ट वाला लोन दिया जाता है। तो आईएमएफ का जो क्रिएशन किया गया था कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। तो इस पे बार बार ये एक्यूजेशन लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार इसके डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस इन द सेंस, मान लो किसी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज करवा दिया, इसका अर्थ क्या है कि उस कंट्री में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उनके पास चला जाएगा। ऐसे इन पे एक्यूजेशन लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो फंड दिया है वो किसने दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है। तो यहाँ पे एक रूल है कि जो जितना ज्यादा फंड देगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, वोटिंग राइट्स होगा। सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स किसका है, यूएसए का है, 16% के आसपास। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके बाद चाइना, इंडिया, ये सब भी हैं। तो सबसे ज्यादा कहने का बात यह है कि यहाँ पे वोटिंग इन्फ्लुएंस किसका होता है, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज का। तो ऐसा एक्विजिशन लगता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक सक्सेस है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं डिफॉल्ट करने के बाद आईएमएफ से क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं। और ऐसे में अगर आईएमएफ हेल्प नहीं करता तो सच में उस कंट्री का क्या होता। तो आईएमएफ क्रेडिट के अलावा और भी काम करता है, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी रिलीज करता है, उसके बाद फिजिकल मॉनिटरिंग, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सब जानते हैं। इसके अलावा जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमी को ये लोग डीपली स्टडी करते हैं, वहां का रिसोर्स मैनेजमेंट को भी डीपली स्टडी करते हैं, और समय समय पर क्या करते हैं, उनको सजेशंस भी देते हैं। और ये सजेशंस बाइंडिंग नहीं है, वो कंट्री से फॉलो भी कर सकता है और नहीं भी। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।